नमस्कार साथियों, जीएस की क्लास में सभी दोस्तों का दिल से स्वागत है। एसएससी जीडी के लिए तो अब मानो 23 या 24 दिन बाकी है दोस्तों, क्योंकि 23 फरवरी से एसएससी जीडी अपने एग्जाम शुरू करवा रही है। उसके साथ साथ दोस्तों एक न्यूज है रेलवे डी ग्रुप के लिए। जो भी बच्चा आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर जो बच्चा सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहा है, यानी सेंट्रल भर्तियों की जो प्रिपरेशन कर रहा है, सेंट्रल लेवल की जो बच्चा तैयारी कर रहा है, उनके लिए 31 तारीख से यानी कल से शनिवार 31 तारीख से रेलवे के अंदर 22,000 पोस्टों पे फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो भी बच्चा मैथ्स, रीजनिंग, जीएस या फिर साइंस के कंसेप्ट कवर कर रहा है, ये सब्जेक्ट जो पढ़ रहा है, वो बच्चा जरूर ये फॉर्म अप्लाई करना है। क्योंकि साथियों, कौन सी तैयारी कहाँ काम आ जाए ये पता नहीं होता है। जो अपना कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, क्या पता वो नई भर्ती जो डी ग्रुप की आई है, इस भर्ती के अंदर पूछ लिया जाए। तो जो भी बच्चे हैं जो एसएससी जीडी वाले हैं, या फिर पीछे जो रेलवे डी ग्रुप का एग्जाम दिया था जिस बच्चे ने, या फिर दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे के आए जो भी बच्चा, उन बच्चों के लिए एक और अच्छी सूचना है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आगे जो अब रेलवे के फॉर्म अप्लाई करवाए जाएंगे 22,000 पोस्ट पर, उनके फॉर्म कल से स्टार्ट हो रहे हैं। पोर्टल मानो 2 या 3 फरवरी से शुरू हो जाएगा, तो 3 या 4 फरवरी के आसपास सभी बच्चे वो फॉर्म भी अप्लाई कर देना, जिससे अपनी जो सेंट्रल लेवल की तैयारियां चल रही है ना, वो तैयारियां उस एग्जाम के अंदर भी काम आ जाए। उसके साथ साथ एसएससी जीडी का तो एग्जाम 23 फरवरी का है साथियों, और इस 23 फरवरी के एग्जाम के लिए ज्यादा मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि करंट पे ही फोकस मत रखना साथियों। यानी ऐसा नहीं है कि भाई एसएससी जीडी जो 100% जीएस का पार्ट पूछने वाली है, उसके अंदर करंट के कंसेप्ट ही पूछेगी, वहां से भी पूछेगी, उसके अलावा क्वेश्चन भी बनेंगे। भाई देखो, 20 क्वेश्चन आने हैं जीएस के पार्ट से एसएससी जीडी के अंदर, तो उस जीएस के 20 क्वेश्चन में से अगर 8 या 9 क्वेश्चन करंट जीके से पूछेंगे ना, तो उस शिफ्ट को हार्ड शिफ्ट माना जाएगा। क्योंकि 20 में से 50% यानी 10 क्वेश्चन है वो करंट जीके से पूछ लिए, लेकिन बाकी के जो 10 क्वेश्चन आने हैं वो भी तो पूछे जाएंगे साथियों जीएस के पार्ट से ही। ऐसा तो है नहीं कि वो कोई और सब्जेक्ट से ले लेंगे। तो 10 क्वेश्चन अगर करंट जीके के आते हैं, और मैं उसी शिफ्ट की बात कर रहा हूं साथियों, जिस शिफ्ट को हार्ड माना जाएगा ना, उसी शिफ्ट में इतने जीके के करंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी एवरेज 6 या 7 क्वेश्चन जीएस का जो है वो करंट जीके से आना है। अब बाकी के 12-13 मानो, किसी शिफ्ट में 14 क्वेश्चन मानो, किसी शिफ्ट के अंदर 10 क्वेश्चन मानो, वो जीएस के ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल पार्ट से भी पूछे जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि जो बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है वो अपना 100% फोकस करंट पे रख रहा है, तो गलत बात है। क्योंकि करंट जीके के अंदर 50% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बाकी 50% जीएस का पार्ट जो पूछा जाएगा वो अदर सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, अदर टॉपिक से, यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल से पूछा जाएगा। और अपनी विजय सीरीज की जो आज की क्लास है, उस क्लास के अंदर हमने बाकी अपनी देखो 8 क्लास से हो चुकी है इस विजय सीरीज की, और रणनीतिक क्लास की शुरुआत हमने एसएससी जीडी के लिए 28 दिसंबर से करी थी। तो अपना अब तक की क्लासों में अगर 15 क्वेश्चन हमने कवर किए जिस क्लास के अंदर, तो उसमें से 10 या 11 क्वेश्चन करंट जीके के किए थे। चलो, अपनी क्लास की तो अलग बात है साथियों, करंट जीके के साथ साथ हमने बेसिक क्वेश्चन भी साथ साथ में कवर किए हैं। बेसिक क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई अवार्ड, जैसे भारत रत्न से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनाया है, तो हमने भारत रत्न के शुरुआत से क्वेश्चन करने शुरू किए थे, और उसके बाद 2025 के भारत रत्न तक कर लिए थे। लेकिन हिस्ट्री और पॉलिटिकल के कंसेप्ट भी ध्यान रखते हुए अपने को तैयारी करना है। अब लास्ट के 23-24 दिन बचे हुए साथियों, इस 23 और 24 दिनों के अंदर अपने को जितनी जी जान की बाजी लगानी हो उतनी कोशिश करनी है। सभी बच्चे लेट नाइट तक कवर किया करो क्वेश्चन, सुबह जल्दी उठ के प्रिपरेशन अच्छे से किया करो, दिन में भी अपना टाइम टेबल सेटअप करो कि इस टाइम ये सब्जेक्ट कवर करना। और सबसे बड़ी बात है साथियों, जिस बच्चे ने पिछली बार एसएससी जीडी का एग्जाम दिया था, उस बच्चे का किसी कारणवश एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, वो बच्चे उस टाइम की आपकी कमी निकालो। देखो, खुद में कमी कभी नहीं पाती है, लेकिन फिर भी कवर करो कि रीजनिंग के अंदर कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो क्वेश्चन अपने लिए वीक माने गए थे, हिंदी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो पार्ट अपना कमजोर था, जीएस के अंदर हम कहाँ फंसे थे, ये जो पीछे की गलतियां ना, उस गलतियों को रिवाइज करके, और ये 22-23 दिन अपनी तैयारी करो आगे की, जिससे आपका अब की बार का जो एसएससी जीडी वाला सपना है वो सपना आपका कवर हो, सपना पूरा हो। क्योंकि हमने पीछे की गलतियां की, और इस गलतियों को समझना सबसे जरूरी है, और उस गलतियों पर काम करके अपने को तैयारी करनी है, जिससे अपना पेपर और बेस्ट जाए।
उसके साथ साथ सभी दोस्त अच्छे से तैयारी करते रहो, नो टेंशन, फ्री माइंड होकर अपना सब्जेक्ट, अपने सिलेबस को कवर करना है और अपनी तैयारी निरंतर रखनी है। 23 फरवरी, मानो आज 23 या 24 ही दिन बाकी हैं साथियों। इस 23-24 के दिन के अंदर इस चैनल से मैं आपको 3000 और क्वेश्चन भी करवाऊंगा साथियों। और उसके साथ साथ मैंने वादा भी किया था कि जिस दिन अपना एग्जाम स्टार्ट होगा उससे पहले वाले दिन हम 3 या 4 घंटे की लगातार क्लास लेके आएंगे। और दोस्तों, जो भी बच्चा नया इस चैनल पर है वो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मैं आपको फायदा दूंगा। एसएससी जीडी के जो एग्जाम शुरू हो जाएंगे ना जिस दिन, उस दिन से कौन से टॉपिक से कहां से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं उनकी हर रोज आपको एक क्लास दी जाएगी। जैसे मानो 23 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम बनेगा, उस एग्जाम का एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक से यहां से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सा पार्ट ज्यादा हैवी रहा, किस पार्ट से क्वेश्चन कितने पूछे गए, पॉलिटिकल से कितने क्वेश्चन बने। यानी हर शिफ्ट की जानकारी मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा। जो भी बच्चा एसएससी जीडी वाला है, जिस बच्चे का एग्जाम है, जो बच्चा तैयारी कर रहा है, वो बच्चा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे आपको हर एक जानकारी समय पर मिलती रहे। तो साथियों, आज शाम की 7 वाली जो क्लास है जीएस की, इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और भाई शेयर किया करो क्लास को, थोड़ी सपोर्ट आपकी तरफ से दिखाओ। हम इतनी कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए जितना कुछ कर सके वो हम 23 दिन के अंदर करने वाले हैं। जो भी हमारा कंसेप्ट, हमारा शेड्यूल या हमारा जहां से माइंड है कि भाई यहां से क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं, वो हर प्रकार के क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। तो साथियों, आपसे भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि भाई ज्यादा से ज्यादा अपनी क्लास को शेयर किया करो। अगर आपकी सपोर्ट हमें प्रॉपर मिलती रही तो हम आपके लिए जी जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार है साथियों। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को भी अच्छे से शेयर किया करो। और उसके बाद जो भी ऐसा नया स्टूडेंट है जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बच्चा जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको हर एक क्लास की अपडेट मिलती रहे। देखो साथियों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, अब बात आई कि सर 2026 तक का करंट भी पूछा जाएगा क्या एसएससी जीडी के अंदर। कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे कि सर एसएससी जीडी के अंदर क्या 2026 तक का करंट पूछा जाएगा। तो साथियों, मैं ये बोल सकता हूं कि शुरू के 10-12 दिनों की जो शिफ्ट रहेगी उसमें तो नहीं बनेंगे, लेकिन मार्च के मिड मार्च तक, यानी 1-1.5 महीने एग्जाम चलेंगे। तो मिड मार्च को जिस बच्चे का एसएससी जीडी का एग्जाम होगा ना, जो बच्चा स्लॉट मिड मार्च की सोच रहा है या लास्ट मोमेंट के अंदर सोच रहा है, वो बच्चा 2026 के करंट जीके के लिए भी तैयार रहो। लेकिन 2026 के करंट जीके कहां तक पूछा जाएगा? मैक्सिमम 25 जनवरी तक। मतलब उस 25 जनवरी के अंदर 3-4 बड़े दिवस हैं और उन दिवसों से रिलेटेड क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। जैसे सबसे पहली बात आई आर्मी डे 15 जनवरी वाला, वो ध्यान रखना है, जयपुर के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था आर्मी दिवस 2026 वाला, और वो 78 यानी 78वां आर्मी डे था, तो वहां से बढ़ने के चांसेस है। उसके बाद बात आई 25 जनवरी की, वोटर्स डे, मतदाता दिवस, जो 2011 से शुरू होता है, 25 जनवरी को बनाया जाता है। अब की बार 16वां बनाया गया है 2026 के अंदर, और जिसकी थीम है माई इंडिया माई वोट, मेरा भारत मेरा वोट। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है 2026 का गणतंत्रता दिवस 77वां, 26 जनवरी हाल ही में गई है साथियों। इस 26 जनवरी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इस 26 जनवरी में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया, हाल ही में किस क्रिकेटर को पद्म श्री से सम्मानित किया गया, मरणोपरांत किसे पद्म विभूषण दिया गया। यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री से जितने भी इस 77वें गणतंत्रता दिवस के अंदर पुरस्कारों का वितरण किया गया, वो वाला टॉपिक भी साथ साथ में कवर करते चलना है। और उसी 26 जनवरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है, और यहां तक का करंट कवर करना है अपने को 2026 तक का। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, डी गुकेश या शुभांशु शुक्ला। पुरस्कार का नाम है साथियों वीरता पुरस्कार अशोक चक्र। तो जितने भी अशोक चक्र से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो एक साथ कवर कर लो, ध्यान से सुनना है। अवार्ड का नाम हो गया अशोक चक्र। सबसे पहले ध्यान रखना है, ये नागरिक का नहीं है, सेना का पुरस्कार है, यानी आम नागरिकों को नहीं दिया जाने वाला पुरस्कार है, सेना का पुरस्कार।
और वीरता का, सेना का वीरता पुरस्कार है अशोक चक्र। सबसे पहली बात तो यही ध्यान रखनी है। यानी कई बार पूछ लिया जाता है कि 4 ऑप्शन देख के दे देगा, जैसे अशोक चक्र है, शौर्य चक्र है, या फिर जैसे परमवीर चक्र है, बीच में एक अवार्ड दे देगा पद्मश्री कि भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन से है। तो जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जो अवार्ड है वो भारतीय नागरिकों को सम्मानित किया जाता है। लेकिन ये जो परमवीर, अशोक और शौर्य चक्र, ये साथियों सेना के अवार्ड है, यानी आम नागरिक को ये पुरस्कार नहीं दिए जा सकते। तो जो सेना का वीरता पुरस्कार है वो अशोक चक्र है। उसके बाद सेकंड बात आई कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, यानी ये पुरस्कार कब देना शुरू किया गया था। तो साथियों परमवीर चक्र, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न या फिर अशोक चक्र, सभी पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी 1952 के अंदर। उसके बाद बात आई कि इसका वितरण कब किया जाता है। तो साथियों इसका वितरण किया जाता है गणतंत्रता दिवस यानी 26 जनवरी के प्रोग्राम में। और इनका वितरण किसके द्वारा किया जाता है, तो साथियों ध्यान रखना है, वितरण किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और हाल ही में अपने देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है, इन्होंने 77वें गणतंत्रता दिवस पर इन पद्म पुरस्कारों और वीरता पुरस्कारों की घोषणा करी है। तो साथियों और एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो सबसे पहले मिला था यानी प्रथम सम्मानित, वो ध्यान रखना है। यानी सबसे पहले अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया था, प्रथम सम्मानित। तो 2 व्यक्तियों को सबसे पहले मिला था। एक तो हवलदार बचित्तर सिंह करके नाम है, हवलदार बचित्तर सिंह। साथियों इन्होंने अपने बलिदानों को, अपने जीवन को बलिदान दिया था हवलदार बचित्तर सिंह ने, जिसके कारण इन्हें सबसे पहले अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। और एक व्यक्ति है नायब नर बहादुर थापा, नायब नर बहादुर थापा करके। तो दोनों ध्यान रखना है, ये दोनों व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें सबसे पहले अशोक चक्र दिया गया था, लेकिन मरणोपरांत, ये बात भी ध्यान रखनी है। यानी इनको बलिदान देने के बाद भारत सरकार ने इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, जिसमें हवलदार बचित्तर सिंह और नायब नर बहादुर थापा का नाम आता है। अब इन्होंने किस ऑपरेशन में, किस युद्ध के अंदर अपने बलिदान दिए थे, वो कंसेप्ट में ध्यान रखना है। देखो ये दोनों जवान जो शहीद होते हैं वो बात है साथियों 1948 की, लेकिन इन्हें सम्मानित किया जाता है 1952 में सबसे पहले अशोक चक्र से। और इन्होंने अपना बलिदान जो दिया था वो है ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो भी, अब देखो मैं हर क्लास के अंदर यही बोलता हूं कि अपनी क्लास के अंदर कोई फिक्स एक लेवल से क्वेश्चन नहीं करवाए जाते, जितने भी मोस्ट क्वेश्चन बनते। पिछली एसएससी जीडी में ऑपरेशन पोलो आया था, अब बात आ गई ऑपरेशन पोलो की, और 7-8 अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ऑपरेशन पोलो से रिलेटेड। यानी इन्होंने बलिदान जो दिया था वो संबंध है ऑपरेशन पोलो। आर्मी ने भी पूछा था अब की बार वाली भर्ती में एक क्वेश्चन, ऑपरेशन पोलो। और ऑपरेशन पोलो को कहा जाता है पुलिस कार्रवाई, ये भी ध्यान रखना है। यानी ऑपरेशन पोलो या पुलिस कार्रवाई एक ही बात है दोनों। और ये ऑपरेशन चलाया गया था हैदराबाद रियासत के खिलाफ। यानी ऑपरेशन पोलो का संबंध किस रियासत से है, तो साथियों ध्यान रखना है हैदराबाद रियासत। और हैदराबाद रियासत के देश की आजादी यानी स्वतंत्रता के समय जो शासक थे, उस शासक के द्वारा घोषणा की जाती है कि हम हैदराबाद का विलय भारत में नहीं करेंगे। और इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री द्वारा हैदराबाद रियासत के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर सैन्य कार्रवाई करके इस हैदराबाद रियासत का भारत में विलय किया जाता है। तो साथियों स्वतंत्रता के समय हैदराबाद रियासत के शासक थे निजाम उस्मान मिर्जा अली खान, निजाम उस्मान मिर्जा अली खान। तो ये नाम भी ध्यान रखना है। जैसे जम्मू कश्मीर का अंतिम शासक हरि सिंह, कई बार पूछा जाता है, डोगरा राजवंश के थे। जैसे पंजाब रियासत के आखिरी शासक दलीप सिंह जो रणजीत सिंह के पुत्र थे, वैसे ही हैदराबाद रियासत के अंतिम शासक कौन थे, तो निजाम उस्मान मिर्जा अली खान का नाम ध्यान रखना है। और इन्होंने हैदराबाद रियासत का भारत में विलय करने से मना किया था और उसके बाद ऑपरेशन चलाया गया था और उस ऑपरेशन पोलो को पुलिस कार्रवाई का नाम दिया गया था। ये 3 दिन का ऑपरेशन था साथियों, 14 सितंबर 1948 से लेकर 17 सितंबर 1948 के बीच में चला था, 17 सितंबर 1948 ईस्वी। और इसीलिए
हैदराबाद मुक्ति दिवस पूछा जाए कि क्योंकि 17 सितंबर को हैदराबाद ने घोषणा कर दी थी कि हमारा विलय भारत के साथ होगा। हैदराबाद जैसे ही घोषणा करता है तो हैदराबाद रियासत में हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है, और वो तारीख भी ध्यान रखनी है, 17 सितंबर। तो हैदराबाद मुक्ति दिवस कब बनाया जाता है? तो 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस का आयोजन किया जाता है। तो यहां शहीद हुए थे, दोनों शहीद हुए थे जवान, हवलदार बलछित्र सिंह करके और नायब नर बहादुर थापा, और दोनों को मरणोपरांत सबसे पहले अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था सन 1952 के अंदर। और इन्होंने जो बलिदान दिया था वो बलिदान दिया था साथियों सन 1948 के अंदर ऑपरेशन पोलो के समय। अब बात आई अपने क्वेश्चन की, करंट क्वेश्चन की, और करंट क्वेश्चन है कि 2026 के अंदर किसे सम्मानित किया गया? 2026 अशोक चक्र, अशोक चक्र। तो साथियों 2026 के अंदर अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है कैप्टन शुभांशु शुक्ला। नाम सुना होगा क्योंकि इनसे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। कैप्टन शुभांशु शुक्ला, कैप्टन शुभांशु शुक्ला का जन्म जो हुआ था वो है लखनऊ के अंदर, मतलब यूपी में जन्मे, जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में, लखनऊ यूपी। एक बात तो ये ध्यान रखनी है शुभांशु शुक्ला से रिलेटेड। सेकंड बात दोस्तों कि ये भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट के पायलट हैं, वो बात भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय वायुसेना के, यानी शुभांशु शुक्ला कौन है? तो भारतीय वायुसेना के फाइटर विमान का पायलट, फाइटर, भारतीय वायुसेना का फाइटर विमान का पायलट। ये इसमें काफी बार दिक्कत हो जाती है भाई। वायुसेना का, एक सेकंड भाई, भारतीय वायुसेना का फाइटर विमान का, या लड़ाकू विमान बोल दो भाई, भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान का पायलट, लड़ाकू विमान का पायलट है शुभांशु शुक्ला। और इन्होंने एक्सियोम 4 ऑपरेशन में काम किया है। एक्सियोम 4 ये ऑपरेशन चलाया गया था, अभियान था आईएसएस के थ्रू। आईएसएस का मतलब इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, या फिर इसे हिंदी में क्या बोल सकते हैं? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। और एक्सियोम 4 के तहत ये अंतरिक्ष में गए थे और इन्हें चुना गया था आईएसएस के थ्रू। तो अगर पूछ ले आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, आईएसएस के द्वारा अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय। और ये जिस विमान से गए थे ना, उस विमान का नाम भी ध्यान रखना है। विमान का नाम था फाल्कन 9 करके, विमान का नाम है फाल्कन 9। और ये जो फाल्कन 9 विमान था, ये किस कंपनी का विमान था? तो स्पेस एक्स कंपनी का, यानी स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है अमेरिका की। और इस स्पेस एक्स कंपनी का विमान फाल्कन 9 के थ्रू पहला भारतीय व्यक्ति है जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। और शुभांशु शुक्ला नाम है जिनका लखनऊ में जन्म हुआ है। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखने। उसके बाद गगनयान मिशन 2027 का, गगनयान मिशन में चुने जाने वाला यात्री भी है, गगनयान मिशन में चुने जाने वाला यात्री 4 व्यक्ति जाएंगे। अंगद प्रताप, श्री कृष्ण नायर, शुभांशु शुक्ला उसमें भी शामिल है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है, गगनयान मिशन में चुने गए यात्री। और इन्हें हाल ही में 2026 के अंदर किस अवार्ड से सम्मानित किया गया साथियों? तो याद रखना है अशोक चक्र। बस यहां तक के जो करंट है ना 2026 के, ये कवर कर लो। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, अशोक चक्र, मतदाता दिवस और आर्मी डे,
क्योंकि जो मार्च के अंदर एग्जाम होंगे ना, वहां पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो अपने क्वेश्चन क्या था, अपने क्वेश्चन पूछा गया था कि किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला, यानी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। लेकिन ये अशोक चक्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हमने बारीकी से एक एक क्वेश्चन किए, और ये क्वेश्चन आप ढंग से कवर करना। अशोक चक्र की बेसिक जानकारी सभी, शुरुआत सबसे पहले सम्मानित कैप्टन शुभांशु शुक्ला को कब दिया गया 2026 के अंदर, या फिर कैप्टन शुभांशु शुक्ला से रिलेटेड जानकारी ध्यान रखनी है। इनका संबंध किस स्टेट से, इन्होंने किस विमान के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अंतरिक्ष में गए थे, फाल्कन 9 का नाम पूछा जा सकता है। या फिर पहले भारतीय कौन है जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के माध्यम से अंतरिक्ष में गए हैं, तो भी शुभांशु शुक्ला का नाम ध्यान रखना है। और हाल ही में किस व्यक्ति को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, तो आंसर रहने वाला है शुभांशु शुक्ला। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला टू रिसीव अशोक चक्र ऑन रिपब्लिक डे, यानी अब की बार का जो रिपब्लिक डे था उसमें अशोक चक्र के लिए चुने गए व्यक्ति हैं शुभांशु शुक्ला। बाकी ये जानकारी भी ध्यान रखनी है। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 2026 कब मनाया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी 26 जनवरी, यानी 26 जनवरी को मनाया गया। दिवस का नाम है अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 2026। बाकी दिवस ध्यान रखना है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दिवस। इसकी घोषणा कब की गई थी, तो इस दिवस की घोषणा की जाती है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, संयुक्त यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषणा की जाती है। और घोषणा की गई थी 25 अगस्त 2023 को, कि भाई हर साल 26 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया जाएगा। और फिर ध्यान रखना है कि पहली बार कब बनाए गए, तो साथियों पहली बार बनाया गया था 2024 को। 2024 कब बनाया जाता है ये, तो ये दिवस बनाया जाता है 26 जनवरी को। या फिर 2026 के अंदर कौन सा दिवस का आयोजन किया गया था, तो तीसरा संस्करण बनाया गया है 2026 के अंदर, क्योंकि 2024 के अंदर इस दिवस की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो अपने पूछा गया था कि कब बनाया जाता है, तो आंसर रहने वाला ऑप्शन डी अर्थात 26 जनवरी को। ध्यान रखना है ये क्वेश्चन भी। उसके बाद हाल ही में मार्क टुल्ली का नई दिल्ली में निधन हुआ है, इनका संबंध किस पेशे से, देखो बीबीसी न्यूज चैनल जो है ना, बीबीसी न्यूज चैनल उसके चीफ रह चुके हैं मार्क टुल्ली, बीबीसी न्यूज चैनल के चीफ रह चुके हैं मार्क टुल्ली करके। और अब 2026 के अंदर इनका देहांत हुआ है, मार्क टुल्ली इनका निधन हुआ है 2026 के अंदर। और इन्होंने काफी बड़ी बड़ी न्यूजें रिपोर्ट की थी। बड़ी न्यूजों के अंदर जैसे मार्क टुल्ली ने रिपोर्ट की हुई न्यूज की बात करें ना, तो भोपाल गैस त्रासदी, जो भोपाल गैस की घटना हुई थी 1984 के अंदर, उस टाइम इन्होंने संवाददाता के रूप में काम किया था और इन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित की थी। जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब के अंदर चला था, इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के टाइम में इंदिरा गांधी का अंतिम अभियान यही था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। या फिर इंदिरा गांधी की हत्या जो हुई थी 1984 के अंदर, वो वहां से भी इन्होंने रिपोर्ट कवर की थी। और भारत पाकिस्तान के युद्ध, यानी एक बड़ा रिपोर्टर है मार्क टुल्ली, युद्ध के समय भी इन्होंने रिपोर्ट कवर की थी, कवरेज किया था। तो किस से संबंधित हैं, रिपोर्टर हैं अर्थात पत्रकार है मार्क टुल्ली, और जिनका हाल ही में का दिल्ली के अंदर देहांत हुआ है। तो अगर पूछा जाए मार्क टुल्ली का संबंध किस से, यानी किस पेशे से जुड़े हुए, क्रिकेटर, अभिनेता, पत्रकार या गायक, तो ध्यान रखना है ये पत्रकार थे मार्क टुल्ली करके। उसके बाद हिस्ट्री का क्वेश्चन भी लिया साथियों आज की क्लास में, और इस हिस्ट्री के क्वेश्चन के सहायता से जितने भी मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं ना हिस्ट्री से रिलेटेड, वो सब कवर कर लेंगे। जैसे दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश कौन सा था, देखो सबसे पहले बात आई सल्तनत काल, यानी अपने भारत की दिल्ली में ही चला था सल्तनत काल। और इस सल्तनत काल का शासन काल पूछा जाता है कि कब से लेकर कब तक का शासन काल है, तो शासन काल है साथियों 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। इस सल्तनत काल में कितने वंशों ने राज किया था, तो 5 वंशों ने राज किया था इस सल्तनत काल में। सल्तनत काल की शुरुआत किस वंश से हुई थी, तो सल्तनत काल में 5 वंश के मोस्ट जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो लिखवा देता हूं मैं आपको। देखो सबसे पहले बात है गुलाम वंश, गुलाम वंश बोल दो या फिर
मामलुक वंश भी बोल दो, इसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। और इस वंश ने राज किया था दिल्ली पर 1206 से लेकर 1290 तक। सबसे पहली बात आई इसका संस्थापक, ध्यान रखना है, संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसे गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। और ये किन का गुलाम था? तो ये गुलाम थे मोहम्मद गोरी के, गुलाम हो जाएंगे मोहम्मद गोरी के। हिस्ट्री अच्छी कवर हो जाएगी, मिड हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मोस्ट बनते हैं वो सभी क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद प्रमुख शासक, यानी पिछली एसएससी जीडी के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, किसी एक राजा का नाम दे के पूछ रहे थे हर शिफ्ट के अंदर कि भाई इनका संबंध किस वंश से। तो मेन जो शासक है ना वो ध्यान रखना है। जैसे इल्तुतमिश हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में शासक बनते हैं इल्तुतमिश, और इन्हें इतिहास में गुलामों का गुलाम कहा गया। तो ध्यान रखना है, गुलामों का गुलाम किसे कहा गया? तो गुलामों का गुलाम कहलाया मामलुक वंश का शासक इल्तुतमिश। उसके बाद मुख्य शासक है बलबन, ध्यान रखना है। उसके बाद है रजिया सुल्तान। बलबन से भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि लोहे व रक्त की नीति अपनाने वाला शासक, लो यानी कठोर कानून, लोहे व रक्त की नीति अपनाने वाला शासक है। या फिर कठोर कानून, कठोर कानून किस शासक के द्वारा अपनाया गया था? तो भी नाम आता है बलबन का। एक सेकंड रुकना भाई साथियों। हाँ, तो हमारी बात गुलाम वंश से रिलेटेड थी। यानी एक तो देखो इल्तुतमिश ध्यान रखना है, एक रजिया सुल्तान और एक बलबन। रजिया सुल्तान से भी क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ध्यान रखना है रजिया सुल्तान से रिलेटेड। जैसे भारत की प्रथम महिला शासिका, भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। या फिर इनकी मृत्यु पूछी जाती है 1240 केथड़ हरियाणा में, केथड़ के जंगलों में डाकुओं के द्वारा हत्या की गई थी रजिया सुल्तान की। या फिर शासनकाल पूछे तो 1236 टू 1240, शासनकाल हो जाएगा 1236 ईस्वी से लेकर 1240, यानी 4 वर्षों का शासनकाल था, जो गुलाम वंश की शासिका थी और भारत की बनने वाली पहली महिला शासिका है। तो अपने जितने भी देखो गुलाम वंश से रिलेटेड बात हो गई। पांचों वंश ध्यान रखना है, पांचों वंशों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। मिडिल हिस्ट्री से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। गुलाम वंश के बाद में दूसरा जो वंश आया था, गुलाम वंश के बाद में दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला सेकंड वंश है खिलजी वंश। खिलजी वंश ये तुर्की वंश था, और गुलाम वंश भी तुर्की वंश था, तुर्की वंश। उसके बाद ध्यान रखनी है खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से लेकर 1320 तक। उसके बाद ध्यान रखना है दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला, दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश, दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश, क्योंकि इनका शासन काल था सिर्फ 30 साल का। तो ध्यान रखना 30 वर्षों तक शासन किया था। आया था ना 94 वर्षों तक शासन करने वाला वंश कौन सा है, क्वेश्चन पिछली बार जीडी में आया था। उसके बाद खिलजी वंश के संस्थापक, तो साथियों ध्यान रखना है खिलजी वंश के संस्थापक है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी।
उसके बाद शक्तिशाली शासक इस वंश का, शक्तिशाली शासक, या फिर इनका क्रम पूछ लेता है कि भाई बताओ कौन से वंशों ने कब कब राज किया, इनका क्रम सेट करो। शक्तिशाली शासक था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था अजमेर में। उसके बाद तीसरा जो वंश आया था खिलजी वंश के बाद, वो वंश है तुगलक वंश, तुगलक वंश। और इनका शासन था 1320 से लेकर 1414 तक, यानी सबसे लंबे समय तक सल्तनत काल का, क्योंकि गुलाम वंश वैसे तो सबसे लंबे समय तक राज करने वाला, लेकिन सल्तनत काल का सबसे लंबे समय तक और सबसे कम समय, ध्यान रखना, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश। और पिछली बार यही क्वेश्चन आया था जीडी के अंदर, पूछा गया था कि 94 वर्षों तक भारत में किस सल्तनत वंश ने राज किया था। ये भी कौन से साम्राज्य से थे? तुर्की साम्राज्य से, तुर्की साम्राज्य के शासक, तुर्की साम्राज्य का वंश था। उसके बाद साथियों तुगलक के बाद जो चौथा वंश आता है वो वंश है सैयद वंश, सैयद वंश। जैसे तुगलक वंश का अंत हुआ उसके बाद सैयद वंश की शुरुआत होती है, और ये वंश चलता है 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। और इस वंश के संस्थापक थे खिज्जर खान, संस्थापक हो जाएगा खिज्जर खान। और उसके बाद सैयद वंश का अंत करके और सल्तनत काल का अंतिम वंश शासन करता है लोधी वंश, 1451 से लेकर 1520 तक। तो ये वंश ध्यान रखना है। लोधी वंश से रिलेटेड जैसे सल्तनत काल का अंतिम वंश, सल्तनत काल में शासन करने वाला अंतिम वंश, या फिर देखो नोट करके लिखना है क्वेश्चन, भारत में शासन करने वाला प्रथम अफगान वंश, भारत में शासन करने वाला प्रथम अफगान वंश, या फिर पठान वंश भी बोल सकते हो। यानी मूल अफगानी लोधी वंश ही था जिसने भारत पर शासन किया था। या फिर पूछ सकता है कि लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ध्यान रखना है बहलोल लोधी, लोधी वंश की शुरुआत किसने की थी? बहलोल लोधी ने। उसके बाद संस्थापक के अलावा इसके प्रमुख शासक भी ध्यान रखना है भाई, लोधी वंश के प्रमुख राजा कौन कौन हुए? तो प्रमुख शासक में नाम आता है सिकंदर लोधी का, और सिकंदर लोधी से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है। आगरा जो शहर है ना यूपी का, वो इसी ने बसाया था, सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना, आगरा शहर का निर्माता 1504 के अंदर। और फिर नोट करके लिखना है सिकंदर लोधी ने सल्तनत काल के दौरान, सल्तनत काल के दौरान दिल्ली से राजधानी 1506 में आगरा को घोषित किया। यानी अगर पूछ ले कि भाई सल्तनत काल के अंदर ऐसा कौन सा वंश या शासक था जो भारत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित करी थी, तो सिकंदर लोधी का नाम आता है। 1506 के अंदर इन्होंने राजधानी घोषित करी थी। उसके बाद जो आखिरी शासक बनता है सल्तनत काल का अंतिम शासक, या फिर मानो कि भाई इस वंश का अंतिम शासक, लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, अंतिम शासक हो जाएगा इब्राहिम लोधी। यानी ये पांचों वंश मिला के ना इसे सल्तनत काल बोलते हैं। गुलाम से शुरुआत हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक पहला राजा बना था। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सल्तनत काल के पहले शासक कौन है, तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन सल्तनत काल का अंतिम शासक कौन है, यानी क्या पूछ रहे हैं कि सल्तनत काल के अंदर जो 5 वंश राज करके आए हैं उसमें आखिरी वंश का आखिरी राजा कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, और इसी लोधी वंश से सल्तनत काल का अंत होता है। तो अंतिम शासक कौन होगा? लोधी वंश का अंतिम शासक
और सल्तनत काल का भी अंतिम शासक, सल्तनत काल का अंतिम शासक भी कौन है? तो इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी से एक अच्छा क्वेश्चन और भी बनता है, नोट करके याद रखना अपने को वो क्वेश्चन भी। देखो क्वेश्चन बनता है कि एकमात्र ऐसा शासक, एकमात्र दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक जो युद्ध स्थल में मारा गया था, यानी खुद शहीद हो गया था, युद्ध स्थल में मारा गया। तो युद्ध स्थल में मारा गया एकमात्र दिल्ली का शासक है इब्राहिम लोदी। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? तो दोस्तों ध्यान रखना है, इब्राहिम लोदी की मृत्यु होती है पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत का पहला युद्ध, प्रथम युद्ध। और ये युद्ध हुआ था 1526 के अंदर। किन किन के बीच में? तो एक साइड तो इब्राहिम लोदी थे, यानी लोदी वंश के आखिरी राजा इब्राहिम लोदी, और एक साइड था अफगानी राजा बाबर, यानी बाबर। और इस युद्ध में इनकी तो मृत्यु होती है और बाबर विजय को प्राप्त होता है। और बाबर ने फिर भारत में मुगल वंश की शुरुआत की थी 1526 के अंदर। तो मुगल वंश का संस्थापक पूछे तो भी बाबर 1526 से लेकर 1857 तक भारत पर मुगलों ने राज किया था। तो देखो मैंने कहा था ना कि भाई अगर पूछे सल्तनत काल में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश तो तुगलक बताना है, 94 सालों तक राज किया था। लेकिन भारत पर सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाला वंश कौन सा है? तो मुगल बताना है, लगभग 350 साल तक भारत पर राज किया था। सल्तनत काल का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश तुगलक है। भारत पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश मुगल वंश है। मुगल वंश का संस्थापक बाबर है। तो साथियों मिडिल हिस्ट्री के जो मैन क्वेश्चन बने, संस्थापक वगैरह है, या फिर एक दो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो टोटल क्वेश्चन किए हमने। ये कवर कर लेना भाई ढंग से, अच्छे से। यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो गलत मत करके आना, क्योंकि करंट जीके के तो गलत होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जो 10-12% एसएससी जीडी के अंदर जो जीएस के सिलेबस से पूछे जाएंगे, वहां से अगर गलत हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि करंट जीके वाले तो 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 4-5 सही हो जाएंगे, तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मानूंगा मैं तो। लेकिन जो 12 क्वेश्चन सिलेबस से आने हैं, वो अगर क्वेश्चन गलत हो गए तो भाई नेगेटिव में चले जाओगे। 12 में से 10 क्वेश्चन सही करने के पूरे कोशिश करनी है। 4 क्वेश्चन करंट से सही होते हैं तो 15 के आसपास पहुंचोगे, और 20 में से 15 क्वेश्चन हो गए ना तो बहुत अच्छी बात है। वो तीनों सब्जेक्ट है ना, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी, वहां से 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो साथियों। 54 वहां से हो गए, 15 यहाँ से हो गए, यानी लगभग 70 के आसपास पहुंचोगे। और 70 के आसपास पहुंचोगे तभी अच्छा मार्क्स अवेलेबल कर पाओगे। तो साथियों 24 दिन है, इस 24 दिन के अंदर जितना हो सके इतना सीरियस होकर तैयारी करो, दिन रात एक करके बड़ी मेहनत से तैयारी करो। क्योंकि अगर ये वैकेंसी निकल जाएगी हाथ से तो साथियों 1 साल और तैयारी करनी पड़ेगी। और ये अभी हम अच्छे से तैयारी कर लें, क्या पता बाद में तैयारी करनी ना पड़े। तो इसके लिए ना जो सिलेबस है वो अब दोहराना शुरू कर दो, उसका रिवीजन करना शुरू कर दो। और इसीलिए विजय सीरीज की आज की क्लास में मैं क्वेश्चन लेके आया हूं टोटली वो जो सिलेबस पर डिपेंड है। और इसके अंदर हिस्ट्री से भी मिलेगा आपको। इस क्लास के अंदर आपको ब्रिटिश शासन काल से रिलेटेड भी क्वेश्चन करवाऊंगा। इस क्लास में आपको मैं पॉलिटिकल से भी पुराना क्वेश्चन करवाऊंगा। यानी आज अपना पुराना ज्योग्राफी से क्वेश्चन भी आएगा। पुराने जितने भी सिलेबस के क्वेश्चन है जो दिल्ली एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस के अंदर पूछे गए, वो सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो साथियों अपना क्वेश्चन क्या था कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश कौन सा था? तो भाई गुलाम वंश जो था वो तो तुर्की वंश था, यानी तुर्की क्षेत्र से आए थे। तो ये तो क्योंकि कौन से वंश का पूछा गया? सल्तनत काल का। सल्तनत काल का पहला वंश गुलाम है, वो तो तुर्की से आए थे, वो तो नहीं हो सकता। उसके बाद हमने दूसरा वंश लिखा था खिलजी वंश, वो भी तुर्की वंश था। उसके बाद तुगलक वंश भी हमने लिखा, तुर्की साम्राज्य के वंश था। उसके बाद सैयद वंश भी तुर्की का था, लेकिन हमने लोधी वंश के लिए लिखा था कि ये पहला अफगान वंश या पठान वंश है। तो अपना आंसर हो जाएगा लोधी वंश। यानी दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश पूछे तो आंसर रहने वाला है लोधी वंश। और यह सल्तनत काल के अंतिम वंश था। यानी दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने राज किया था, उसमें सबसे अंतिम वंश है लोधी वंश। तो लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी थे और 1451 से लेकर 1526 तक राज किया था। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात लोधी वंश। ये कवर कर लेना साथियों, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेबस के क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? देखो एग्रीकल्चर का पार्ट है, क्वेश्चन बनता है हर बार क्रांतियों से। क्वेश्चन पूछा गया है नीली क्रांति। नीली क्रांति सबसे पहले इसका संबंध ध्यान रखना है, मत्स्य पालन से संबंध हो जाएगा, मत्स्य पालन। लेकिन एग्जाम के अंदर है ना लैंग्वेज हार्ड बनाई जाती है। मत्स्य पालन तो सबको पता है, साथ में अपने ध्यान रखना है जलीय जीवों के उत्पादन से संबंधित, जलीय जीव का
उत्पादन। तो जलीय जीवों को उत्पादन से संबंधित नीली क्रांति शुरू होती है, यानी जल के अंदर जितने भी जीव हैं उन जीवों के उत्पादन में बढ़ोतरी हो, इसके लिए नीली क्रांति की शुरुआत हुई थी। उसके बाद सेकंड बात है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी नीली क्रांति की। तो साथियों इस क्रांति की शुरुआत होती है 1985-90 के दौरान, और पिछली बार हरित क्रांति की पंचवर्षीय योजना पूछी थी एसएससी में। तो अगर पूछ ले नीली क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद पूछ ले कि इस नीली क्रांति के संस्थापक कौन है, तो साथियों ध्यान रखना है नीली क्रांति की शुरुआत की थी कृष्ण नायर ने, कृष्णा नायर। उसके बाद पूछे नीली क्रांति से रिलेटेड और क्वेश्चन, तो शुरुआत हो गई 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात है, मत्स्य पालन या जलीय जीवों के उत्पादन से रिलेटेड है, कृष्ण नायर इनके संस्थापक माने जाते हैं। तो अपना और उसके साथ साथ सभी क्रांतियां लिख लो भाई, जितनी भी मोस्ट क्रांतियां भाई, यहाँ से अगर और बढ़ते हैं भाई, हर बार ही बढ़ते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन, तो जितने भी क्वेश्चन बढ़ते हैं वहां से कवर कर लो साथ साथ में अपने, क्या पता कौन सा क्वेश्चन कहाँ आ जाए। तो प्रमुख क्रांतियां दिखाई दे रहा है व्हाइट पेन, प्रमुख क्रांतियां। तो जैसे नीली क्रांति तो हो गई, बाकी जो क्रांतियां बची उसमें से चलो व्हाइट से ठीक है, कवर हो रहा है भाई, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद देखो हरित क्रांति, हरित क्रांति सबसे पहली बात समन खाद्यान्न फसलों को बढ़ावा देने के लिए, खाद्यान्न फसलों को बढ़ावा देने हेतु, और प्रमुख कौन सी फसलें, प्रमुख फसलें थी गेहूं और चावल। एक तो गेहूं ध्यान रखना है, और इसका प्रश्न आया था भाई पिछली बार एसएससी जीडी के अंदर, गेहूं प्लस चावल के उत्पादन में बढ़ावा देने हेतु इस हरित क्रांति की शुरुआत होती है। उसके बाद हरित क्रांति शब्द देने वाला व्यक्ति कौन है, एक एक क्वेश्चन ध्यान रखना है, शब्द का प्रयोग, यानी इस क्रांति के हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो विलियम गुड, विलियम गुड। उसके बाद इस क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1960। देखो शुरुआत 1960 में हुई थी, इसका परिणाम 66-67 के अंदर आया था। और किस पंचवर्षीय योजना में, ये पिछली बार एसएससी जीडी में आया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत होती है। तो 90% तो चांस हरित और नीली क्रांति से बनता है, लेकिन सभी क्रांतियों से रिलेटेड बारीकी से ध्यान रखना अपने को। उसके बाद बात आई हरित क्रांति के संस्थापक। संस्थापक भी दो टाइप से, एक तो देखो विश्व में संस्थापक, विश्व में संस्थापक, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन अगर पूछ ले भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक, तो आंसर हो जाएगा एमएस स्वामीनाथन, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, ध्यान रखना है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट, एमएस स्वामीनाथन को सन 2025 के अंदर भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट 5 व्यक्तियों को जो भारत रत्न दिया गया था उसमें एमएस स्वामीनाथन का नाम भी है साथियों। और सबसे अच्छा परिणाम इस हरित क्रांति से किस राज्य में आया था, यानी बेस्ट परिणाम जो निकले थे उसमें पंजाब और यूपी का नाम आया है, यानी अच्छा प्रदर्शन था पंजाब स्टेट का और उत्तर प्रदेश का। ये क्या था भाई, हरित क्रांति का मतलब ये अच्छी गुणवत्ता की फसल बुआई गई थी। कि हरित क्रांति के मतलब खाद्यान्न फसलें जो गेहूं और चावल है उसकी वेराइटी अच्छी अच्छी लाई गई थी, और किसानों को जागरूक करके इस हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी जिसमें खाद्यान्न फसलों को बढ़ावा उसके, और इसके लिए पंजाब और यूपी का अच्छा परिणाम रहा था, अच्छा रिजल्ट रहा था। इन दोनों स्टेटों से खाद्यान्न फसलें अच्छी उत्पादन की गई थी। तो ये हरित क्रांति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बना है वो भी ध्यान रखना है। उसके बाद बस क्रांति और उसका संबंध, ये दो चीज ध्यान रखो, कौन सी क्रांति का संबंध किस से। क्रांति जैसे प्रमुख क्रांति में नेक्स्ट की बात आई लाल क्रांति, लाल क्रांति टमाटर व मांस उत्पादन से रिलेटेड। उसके बाद भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से रिलेटेड, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन यानी खाद का उत्पादन से रिलेटेड। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से रिलेटेड, या फिर गोल क्रांति
आलू उत्पादन से रिलेटेड, गोल क्रांति, आलू उत्पादन, या फिर अमृत क्रांति, नदी जोड़ों से संबंधित, अमृत क्रांति, नदी या नहरों के जोड़ने से रिलेटेड, काली क्रांति, पेट्रोलियम उत्पादन से रिलेटेड, काली क्रांति, पेट्रोल उत्पादन से रिलेटेड, जैसे श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड, श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन। ये आज वाली क्लास है ना, ये सेव करके रख लेना, मैं जीडी के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। और इस श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। हाँ भाई, सुनाई दिया क्या आपको? एसएससी जीडी के अंदर मैं आपको इस क्लास से कितने क्वेश्चन दिखाता हूँ, सेव करके रख लेना ये क्लास। उसके बाद क्रांतियों में बची मैन और एक इंद्रधनुषी क्रांति और ध्यान रख लेना, इंद्रधनुषी क्रांति, सभी क्रांतियों के संरक्षण हेतु के संरक्षण हेतु। तो साथियों हमने 7-8 क्रांतियां पढ़ी है, ज्योग्राफी के अंदर टॉपिक है कृषि का, और वहां से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्रांतियां ध्यान रखनी है अपने को। हरित क्रांति से रिलेटेड जितने भी मोस्ट क्वेश्चन, जैसे जनक शब्द लेने वाला कौन था, विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है, और अपने क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भारत में नीली क्रांति, तो मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड। श्वेत क्रांति हो गई, हरित क्रांति हो गई, नीली क्रांति हो गई, और काली क्रांति हो गई पेट्रोलियम या उर्वरक से बुरी क्रांति है, पेट्रोलियम या कोयला उत्पादन से रिलेटेड है काली क्रांति। तो अपना ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी नीली क्रांति है मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड। देख लेना भाई, बार बार रिवाइज कर लेना, जो भी जैसे भी कर सको वैसे कंसेप्ट को कवर कर लेना। मेरा मतलब इतना ही है कहने का कि जहां से जो जिस प्रकार से आप कवर कर सको, बार बार क्लास देख के या फिर नोट्स उतार के जैसे भी कवर कर सको, ये क्लास कवर कर लेना साथियों। उसके बाद देखो पॉलिटिकल का क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। पिछली बार क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि सन 1950 में मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो साथियों एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, बाद में जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य। अब कब जोड़ा गया? तो दोस्तों ध्यान रखना है, 42वां संविधान संशोधन, मिनी या लघु संविधान बोलते हैं इसको, छोटा संविधान। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर हुआ था ये, इंदिरा गांधी के टाइम। और इस संशोधन की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और जिस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे वो समिति है सरदार सवर्ण सिंह समिति, सरदार सवर्ण सिंह समिति। और इस समिति ने सुझाव दिया था 8 मौलिक कर्तव्यों का, सुझाव दिया था 8 मौलिक कर्तव्यों का, लेकिन बाद में सरकार ने अपनी तरफ से 2 और ऐड करके शुरू में 10 मौलिक कर्तव्य लागू कर दिए थे 1976 के अंदर। तो शुरुआत में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 1950 की बात करें तो, और 76 के अंदर 42वां संविधान संशोधन, सरदार सवर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को सरकार को सुझाव दिया था, 2 सरकार ने खुद से ऐड करके इंदिरा गांधी ने, और 10 मौलिक कर्तव्य लागू कर दिए थे 76 में। फिर बात आई किस देश के सहयोग से मौलिक कर्तव्य लागू किए गए? तो सोवियत संघ से, यानी रूस के सहयोग से, रूस से अपनाए गए हैं भाई, सोवियत संघ रूस से अपनाए गए मौलिक कर्तव्य। फिर बात आई वर्तमान में कितने? तो वर्तमान में है 11 मौलिक कर्तव्य। ये 11वां कब जोड़ा गया? तो साथियों ध्यान रखना है 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर, 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर। और इसके अंदर किसका उल्लेख है? 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान, 6 से 14 वर्ष के बीच की जो उम्र के बच्चे हैं, शिक्षा संबंधित, यानी भाई माता पिता पेरेंट्स का कर्तव्य बनता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा से जोड़ा जाए। तो मौलिक कर्तव्य भी ध्यान रखना है साथियों। देखो क्या क्या क्वेश्चन, और अपने बात बच गई आर्टिकल भाग वगैरह से रिलेटेड। जैसे पूछ ले मौलिक कर्तव्य कौन से भाग के अंदर, तो भाग तो हो जाएगा 4A के अंदर। और अगर पूछ ले कौन से आर्टिकल के अंदर है, तो आर्टिकल हो जाएगा 51A के अंदर। अब जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं मौलिक और पूछा जाता है हर बार मौलिक कर्तव्य, हर शिफ्ट में आया जीडी की हर शिफ्ट के अंदर मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड। पिछली बार कहां से पूछा गया था? यहाँ से।
इसीलिए पोस्टर ऐड किया साथ में। ये जितने भी मौलिक कर्तव्य ना, ये 11, इनका ध्यान रखना। जैसे भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्श से संस्थाओं या राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता में हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान जितने भी आदर्श अपना बलिदान दिया था उनको अपने दिलों में संजोए रखें। पर्यावरण की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, देश के लिए तत्पर रहें, सार्वजनिक संस्थाओं की रक्षा करें। इस प्रकार के जो जितने भी मौलिक कर्तव्य ना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। तो ये मौलिक कर्तव्य ध्यान रखना है। इनमें से एक कोई लाइन बना के ये पूछ लेगा ये किसका भाग है, तो मौलिक कर्तव्य के भाग है ये 11 के 11। या फिर बेसिक क्वेश्चन पूछेगा तो देखो मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 के अंदर है, भाग 4 के अंदर है। 1950 में संविधान लागू हुआ, उस टाइम मौलिक कर्तव्य थे नहीं, बाद में जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 की सिफारिश पर किस देश से, सोवियत संघ या रूस देश के सहयोग से। समिति कौन सी थी, तो सरदार श्रवण सिंह समिति। समिति ने सुझाव दिए थे 8 मौलिक कर्तव्य, लागू किए गए थे शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य। वर्तमान में कितने, 11, 11वां जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर। और इसमें प्रावधान है 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान है 11वें मौलिक कर्तव्य के अंदर, जो 2002 के अंदर जोड़ा गया। अब भाग पूछा गया था तो 4A हो जाएगा साथियों, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। भाग 4A के अंदर उल्लेखित है मौलिक कर्तव्य। हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने क्वेश्चन हो गए मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड भी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी, और उससे पहले हमने कैप्टन शुभांशु शुक्ला से रिलेटेड भी क्वेश्चन किया था। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन कब लॉन्च किया गया, यानी मंगलयान मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। मंगलयान मिशन कब लॉन्च किया गया, ये बात पूछिए। तो ये साथियों लॉन्च किया जाता है 5 नवंबर 2013 को, 5 नवंबर 2013, यानी सन दे रखी है 2013, आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसरो के द्वारा। इसके द्वारा लॉन्च किया गया ये, तो साथियों ध्यान रखना इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बेंगलोर के अंदर हेड ऑफिस है। कहाँ से लॉन्च किया गया, श्री हरिकोटा द्वीप से, श्री हरिकोटा द्वीप, और ये पड़ता है भारत के आंध्र प्रदेश स्टेट में। किस प्रेक्षण यान के द्वारा लॉन्च किया गया, तो प्रक्षेपण जो यान था वो था PSLV-C-25 से प्रक्षेपण यान, ध्यान रखना। और इसने 23 से अधिक सूचनाएं भेजी थी, यानी 23 से अधिक सूचनाओं का संग्रह लेके आया था मंगलयान मिशन। और उसमें है जैसे आंधियां वगैरह, ये जो धूल भरी आंधी इनका, इनसे रिलेटेड, या फिर वर्षा से रिलेटेड, जलवायु से रिलेटेड, या फिर पर्यावरण से रिलेटेड सूचना लेके आया था मंगल ग्रह से। और ये भारत का पहला मंगल ग्रह का मिशन है, भारत का प्रथम मंगल ग्रह का मिशन 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपण यान। एक वो गगनयान भी ध्यान रखना है साथियों, उसके क्वेश्चन भी लिख लो, गगनयान मिशन। इसको मोदी ने शक्ति मिशन का नाम दिया, शक्ति मिशन, मोदी के द्वारा। ये लॉन्च होने की बात है 2027 के अंदर, 2027, और इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, इसरो के द्वारा। अंगद प्रताप, कृष्ण नायर, शुभांशु शुक्ला। और बात आई प्रक्षेपण यान का नाम क्या है इसका, तो LVM के थ्रू इसको प्रक्षेपित किया जाएगा, विमान का नाम ध्यान रखना है। गगनयान मिशन आगे की बात है 2027 के अंदर लॉन्च होना है, लेकिन इससे रिलेटेड अपडेट आ चुकी है। मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM के नाम से जानते हैं, 5 नवंबर 2013, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, 2013 को लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। श्री हरिकोटा द्वीप से लॉन्च किया जाता है, आंध्र प्रदेश का स्थान है। PSLV-C-25 प्रक्षेपण यान के द्वारा लॉन्च किया गया था। इन्होंने जानकारी दी थी इसरो को आंधी, धूल भरी आंधिया से रिलेटेड, या फिर वर्षा या जलवायु से रिलेटेड जानकारियां दी थी। वुलर झील किस राज्य में स्थित है, यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। झील जितनी है ना, मोस्ट लास्ट क्वेश्चन है साथियों आज की क्लास का। लेकिन अब जो क्वेश्चन आने वाले ना आगे की विजय सीरीज की जितनी भी क्लास है, उनके अंदर आपको मैं एक क्लास के अंदर 2-2, 3-3 क्वेश्चन निकाल के देने वाला हूं किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर। तो साथियों हर क्लास इंपॉर्टेंट है। देखो वुलर झील, वुलर झील भाई सबसे पहली बात कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर। चलो छोड़ो ये बात। तो उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वुलर झील विवर्तनिका झील का उदाहरण है। विवर्तनिका झील, ये पिछली बार लैंग्वेज यूज की गई थी। विवर्तनिका झील का अर्थ होता है भूगर्भीय हलचल के कारण निर्मित झील, भूगर्भीय हलचल से निर्मित झील है वुलर झील। तीसरी बात ध्यान रखनी है
झेलम नदी का पानी आता है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। एशिया की सबसे फ्रेश वाटर की झील है, एशिया की सबसे ताजे पानी की झील। झेलम नदी हो गई, पानी आता है झेलम नदी का। वुलर झील जम्मू कश्मीर के अंदर है, विवर्तनिका भूगर्भ यानी प्राकृतिक झील हुई, नेचुरल प्राकृतिक झील। तो ध्यान रखना जितना भी वुलर झील और वैसे जिलों से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं हर शिफ्ट के अंदर, तो जिलों वाले क्वेश्चन और कर लेते हैं साथियों, ध्यान रखना है साथ साथ में जितने भी झील से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। जैसे भारत की सबसे खारे पानी की झील, उसके बाद ध्यान रखना है भारत की सबसे बड़ी झील, बड़ी बोल दो या लंबी झील, लंबी झील। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, ऊंचाई पर स्थित झील। या फिर पूछ लेगा सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील, सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील। या फिर पूछ लेगा क्रेटर या ज्वालामुखी निर्मित झील, क्रेटर या फिर ज्वालामुखी निर्मित झील। या फिर पूछ लेगा, बाकी देखो शब्दों से क्वेश्चन बनते हैं झीलों से रिलेटेड, तो वो तो यही क्वेश्चन है। बाकी झील सीधा पूछ सकते हैं कि बताओ भाई, झीलों से सांबर झील हो गई, इसी के अंदर आ जाएगी। जैसे और झील भाई इंपॉर्टेंट झील, झील लोकटक झील हो गई, जैसे कौन से स्टेट के अंदर पड़ती है, मणिपुर के अंदर, मणिपुर। तो ऐसे करके झीलों से रिलेटेड ध्यान रखना है। या फिर सबसे गहरी झील, सबसे गहरी झील। आता है क्या भाई आंसर हर क्वेश्चन का? नहीं आता तो अब सीखेंगे, देखो सीखने के लिए बैठे हैं। तो भारत की सबसे खारे पानी की झील है चिल्का, चिल्का झील कहाँ पड़ती है? उड़ीसा के अंदर। और ये लेगून झील भी मानी जाती है, लेगून का मतलब तटीय झील, लेगून या फिर तटीय झील का उदाहरण है चिल्का। और महानदी के तट पर है ये, महानदी के तट पर। तो एक तो ये आंसर हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आया अपना, भारत की सबसे लंबी झील, तो लंबी झील है बेम्बानंद झील, बेम्बानंद झील केरल के अंदर, 98.5 किलोमीटर लंबी। साथियों बहुत लंबी झील हो गई है। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील, चोलामू झील सिक्किम के अंदर, सिक्किम। 18,000 फीट की ऊंचाई पर झील है, ऊंचाई। नमक उत्पादन करने वाली झील सांबर झील है भाई, राजस्थान के अंदर है, जयपुर में है। 8.7 नमक तैयार करती है पूरे राजस्थान के अंदर। सबसे ज्यादा नमक भारत के अंदर भी सबसे ज्यादा नमक। क्रेटर या ज्वालामुखी झील है लोनार झील, लोनार झील, और ये पड़ती है महाराष्ट्र स्टेट में। क्रेटर या काला डेरा लोकटक झील हो गई मणिपुर के अंदर। सबसे गहरी झील हो गई कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील स्टेट हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो साथियों झील आ गई, ज्योग्राफी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्रांतियां आ गई, करंट जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, पॉलिटिकल का मौलिक कर्तव्य आ गया। जितने भी मोस्ट क्वेश्चन हमने आज लगभग 200 क्वेश्चन किए अटेम्प्ट। तो साथियों ये वीडियो है ना, आज वाली क्लास ये बड़ी इंपॉर्टेंट, आज वाली नहीं, अब मैं बोल रहा हूँ विजय सीरीज के आगे जितनी भी क्लासें आनी है वो सभी क्लासें बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट के लिए खास करके। तो जो भी नया बच्चा ऐसा है जो इस क्लास के अंदर जुड़ा है, वो बच्चा जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके साथ साथ क्लासों का आनंद लेते रहें। अच्छी तैयारी होगी, अच्छी प्रिपरेशन होगा, अच्छा रिवीजन करवाने वाला हूँ मैं आगे की 20-25 क्लास जितनी भी बची है उन क्लासों के अंदर एसएससी जीडी के लिए। तो साथियों सभी दोस्तों के लिए अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हमने, अच्छा सिलेबस कवर किया है, पीछे का रिवीजन किया है, हिस्ट्री से रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन किया है, ब्रिटिश शासनकाल के क्वेश्चन भी करेंगे इसी के अंदर।
यानी अपनी जो क्लास है उसके अंदर मोस्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो भी बच्चा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चा जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि साथियों।